नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। अमृतपाल सिंह मुद्दे पर दो अपडेट निकल के सामने आ रही है। एक अपडेट ये है कि क्या अमृतपाल सिंह को निपटा दिया गया है या वो अभी जिंदा है, लेकिन दूसरी खबर एक उसमें यह भी है कि वो फरार चल रहे हैं। इसी मामले पे ज़्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेखर जी जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, ये जो खबर निकल के आ रही है कि अमृतपाल सिंह को एक तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि निपटा दिया गया है, दूसरा उसमें भी है कि अगर जिंदा है, पुलिस कह रही है कि फरार चल रहा है। क्या है उस पर पुलिस जो फरार बता रही है उसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कयास तो पुलिस भी कहती है कि मत लगाओ, पुलिस भी कहती है जो बयान दे रहे हो उसके आधार पर चलो, जो अफवाह है उसको ना फैलाओ, ये कहती है। लेकिन अमृतपाल के मामले में दो तीन तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि वो फरार है, भगोड़ा है, और यही आधिकारिक जानकारी जो है। लेकिन इसमें कुछ बातें या कुछ वीडियोस ऐसे भी बन रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने अमृतपाल को निपटा दिया है, ये, और बाकायदा इसमें तर्क भी दिया जा रहा है। हालांकि याचिका जो लगाई गई है उसमें ये कहा गया कि वो पुलिस की गिरफ्त में है, इलीगल कस्टडी में है, जो अमृतपाल के फेवर में याचिका लगाई गई है अदालत में। लेकिन निपटाने की जो बात आ रही है, इसमें एक अजीत भारती नाम से एक हैं, यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि अमृतपाल को निपटा दिया गया है, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसको मार दिया गया है। इसके पीछे इन्होंने तर्क भी दिया, बाकायदा ये भी बताया कि करीब 100 गाड़ियाँ जो है वो अमृतपाल के पीछे थी जब वो वहाँ से फरार हुआ, जब वो भागा। तो ऐसा कैसे संभव है कि 100 गाड़ियाँ पुलिस की लगी हुई हैं और बंदा वहाँ से निकल जाए? तो इस आधार पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है पुलिस ने निपटा दिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि माहौल ना बिगड़े, इसलिए इसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है। तो ये बातें इस तरीके से निकल कर सामने, लेकिन आधिकारिक अभी तक पुलिस ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। पुलिस यही मान के चल रही है कि फरार है, भगोड़ा है, NSA जो है वो लगा दी माफ़ कीजिएगा, NSA जो है वो लगा दी गई है। अब इसके बाद देखना होगा कि अब आगे इसमें क्या अपडेट आता है। उसमें जैसे दूसरा जिक्र बार बार आ रहा है, जैसे अमित शाह को लेकर उन्होंने धमकी दी थी, NIA को लेकर के भी हो रहा है कि उसकी एंट्री हो गई है, चूँकि आतंकवाद से रिलेटेड मामला बता दिया गया है कि पाकिस्तान से कुछ कनेक्शन है। तो उसको लेकर के आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या उस पर कुछ अपडेट? नहीं, देखिए, ये जो खबरों में आया सबसे पहले तभी आया जब इसने अजनाला पे जो थाने पर हमला किया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मान के चल रहा था कि जो उसके पास सपोर्ट बेस है वो इतना स्ट्रांग है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और ये हमला करके अपने साथी को थाने से छुड़ाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पर पहुँचा, और बहुत हिंसक तरीके से इसने वहाँ से, और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बताते हैं गृह मंत्रालय का माथा ठनका, अमित शाह का माथा ठनका। क्योंकि जब 1980 के दशक में भिंडरावाला पनपा और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने जब उसको नकेल कसी, फिर जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई, ये एक स्ट्रांग मैसेज था कि इस मुद्दे को अगर टाइम रहते हैंडल नहीं किया तो इसमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो शायद इसलिए अमित शाह को जब धमकी मिली, उसके बाद जिस तरीके से इसके बयान आए, जिस तरीके से इसने खुलकर बोला, उससे ये पता लग गया था कि कुछ तो पंजाब में बहुत बड़ा करने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। और इसी चीज़ को लेकर गृह मंत्रालय जो है वो हाई अलर्ट पर आ गया। भगवंत मान आनंद फानन में अमित शाह के पास पहुँचे, फिर वहाँ पर बटालियन भेजी गई, कंपनियाँ भेजी गई, फिर एक एक कर जो अमृतपाल के साथी थे उन्हें उठाया गया, उनके हथियारों का लाइसेंस रद्द किए गया, फिर इस तरीके से घटना पूरी घटी। तो पुलिस को लेकर भी उसमें सवाल है, जैसे पहले के दौर से शुरू में जब पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के वो धमकियाँ दे रहा था वहाँ पे, उसके बाद अचानक से बताया जा रहा है कि पुलिस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। पहले अगर इस तरीके के पुलिस एक्टिव नहीं दिख रही थी, तो क्या इसका कनेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्रालय से ऊपर से इस तरीके का कोई दबाव बना हो अचानक, जैसे NIA की बात हो रही है, तब पुलिस ज़्यादा एक्टिव मोड में ही, पहले वो भी आराम से इजली इसको लेकर के चल रहे थे, ठीक है चलने दो, अभी उतना बड़ा मामला होगा अभी तो देखेंगे आगे का। जैसे पुलिस की जो भूमिका वो उस हिसाब से, पुलिस की भूमिका अपने हिसाब से काम करती रहती है पुलिस, ऐसा नहीं पंजाब पुलिस काम नहीं कर रही होगी। लेकिन अगर गृह मंत्रालय से या ऊपर से चीज़ों को एक्सेलरेट कर दिया जाता है, कहते हैं छूट दे देना, जैसे आपने यूपी में सुना होगा कि पुलिस को छूट दे दी है पूरी। कई बार योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बोलते हैं विधानसभा में खड़े होकर कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उससे पुलिस का मनोबल तो ज़रूर बढ़ता है कि कम से कम मेरी सरकार या मेरे ऊपर जो लोग हैं वो इस क्राइम पर नकेल कसने के लिए बिल्कुल मेरे साथ हैं। शायद इसी वजह से यूपी पुलिस आप देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करती है, और इसकी मिसाल जो है वो देश के अलग दूसरे राज्यों में भी दी जाती है। तो अगर ऊपर से निर्देश मिलते हैं, अब ये निर्देश जो है भगवंत मान के स्तर से तो क्या ही मिले होंगे, लेकिन हाँ, हम अमित शाह की तरफ से अगर निर्देश मिले होंगे, या फिर आप इसमें अजीत डोभाल की भी भूमिका भी देख सकते हैं, क्योंकि वो
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और जो भी बड़े बड़े मुद्दे देश में हुए इससे पहले तक, आपको उरी वाला मामला भी याद है, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हुए, म्यांमार में भी हुआ, तो जो भी बड़े ऑपरेशंस देश में हुए उसमें अमित शाह और जो अजीत डोभाल, अमित शाह तो गृह मंत्री हैं ही, तो उनकी भूमिका तो अहम होती है, लेकिन अजीत डोभाल की भूमिका भी अक्सर अहम होती है। तो इस मामले में भी अगर अजीत डोभाल की भी इसमें एंट्री हो या अजीत डोभाल भी इसमें उन्होंने कोई प्लान बनाया हो इसे लेकर, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो बड़ी बात यहाँ पर है, एक चीज़ का वो भी देखना होगा कि अमित शाह या फिर जो मौजूदा जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जो मौजूदा लॉट है टॉप पे, अमित शाह हो गए, अजीत डोभाल हो गए, इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री मोदी हो गए, तो ये टॉप की पूरी एक लीडरशिप है या ये इन लोगों का जो मैनेजमेंट है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना फुल प्रूफ है कि कोई भी चीज़ जो है वो बाहर नहीं निकलती है। जम्मू कश्मीर के मामले में भी संसद में एक बार खड़े होकर ऐलान अगर अमित शाह ने कर दिया कि डंके की चोट पे, तो जम्मू कश्मीर में जो करना था वो कर ही, और उन्होंने करके माना। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो पता चले लोगों को कि क्या हुआ वहाँ पर, है ना। तो शांति वहाँ पर बनी रही। जम्मू कश्मीर का भी और अयोध्या के मामले में भी सारा कुछ सेटल कर दिया इन लोगों ने। तो बड़े ऑपरेशंस को कैसे करना है ये अमित शाह और जो इनकी टीम है इनसे सीखा जा सकता है। मतलब चूंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जब आतंकवाद का कनेक्शन जोड़ना शुरू हो गया कि मामला अभी एक तो पहले एक स्टेट लेवल पे सीमित था, एक राज्य में हो रहा है, वहाँ पे उसको लेकर के स्टेट पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे वो आतंकवाद से जुड़ी मामला आ गई कि बड़े लेवल पे अब जाने लगा, जैसे एक वीडियो आपने देखा था लंदन का भी आया था, वो तिरंगे वाला था, उसमें पाकिस्तान से जुड़ी चीज़ें हो गई। तब मुझे लग रहा है कि इसमें अमित शाह गृह मंत्री जो हैं इसको लेकर के NIA को पूरी स्टेट लेवल पर भेज के काम कराने को लेकर के शायद इस तरीके को लेकर तैयारी की गई होगी कि बिल्कुल इंटेलिजेंस तो होती है। इंटेलिजेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि जो UK में हुआ, जो ब्रिटेन में हुआ, भारतीय उच्चायोग के पास में बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू पहले ही दे दी गई थी और कहा गया था इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए अलर्ट रहें। लेकिन उस तरीके से सिक्योरिटी वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं किए गए और खालिस्तानी जो करना चाहते थे वो काफ़ी हद तक कर गए। तिरंगे को उन्होंने नीचे उतार दिया, खालिस्तानी झंडा फहराना चाहते थे, तो अच्छी बात रही कि हमारे जो उच्चायोग के अधिकारी थे उन्होंने मौके पर पहुँच कर तिरंगे को अपने कस्टडी में लिया और उसको खालिस्तानी झंडे को उन्होंने फेंक दिया। तो वो एक अच्छी बात रही कि वो दिलेरी वहाँ पर भारतीय ने दिखाई, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं और उस इनपुट के आधार पर ही ये हुआ था। और दूसरी बात जो यहाँ पर हो रही है भारत में, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी इंटेलिजेंस इनपुट तो होंगे ही, क्योंकि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर एक बड़ी अच्छी बात कही है MS बिट्टा ने, है ना। वो बहुत ही राष्ट्रवादी मुद्दों पर बहुत तल्ख और तेज़ तर्रार अंदाज में बात करते हैं। MS बिट्टा ने बहुत सही बात कही है कि खालिस्तान क्या है। आप खालिस्तान जब बनाने की बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि जो पाकिस्तान में भी जो इलाका है, क्या वो खालिस्तान के अंडर में लाने की बात करते हो? आप नहीं करते हो। आप भारत के पंजाब की बात करते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि जो पंजाब, जो पार्टीशन से पहले जो हिस्सा उधर था वो भी खालिस्तान, ऐसा तो नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान की और ISI की किस तरीके की साजिश है, कनेक्शन है। क्योंकि खालिस्तानी अगर कोई सोच होती, अगर खालिस्तान कुछ होता तो वो एक कुछ इस तरह की बात होती तो एक बार के लिए आदमी सोचता भी कि भाई ये एक थॉट है, लेकिन साजिश का एक सबूत आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि खालिस्तान जो है आप पाकिस्तान के किसी हिस्से को आप इन्वॉल्व करके आप इस तरीके से नहीं बोलते हो। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखोगे, और जो आप बाकी राज्यों की बात कर रहे हो, जो बात हो रही है कि NIA को दिया जा सकता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिया जा सकता है, तो खालिस्तान का मुद्दा अगर ये उठाते हैं तो वो सिर्फ पंजाब तक तो सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसका जो हिंसा होगी या जो भी बात होती, जो भी समस्या होती या जो भी चुनौतियाँ होती, वो देश के बाकी राज्यों में भी होने की संभावना थी। और क्योंकि इनके तार जो हैं वो विदेशों से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ब्रिटेन में जो हुआ, अभी खबर आई है अमेरिका में भी हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश में भी पहले कुछ हुआ, ऐसा कनेक्शन आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये राज्य तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। तो इसमें अगर NIA आती है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इस मामले में। एक ऐसा लग रहा है ना कि एक चीज़ वो भी समझ में आ रही है, पहले पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर के ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती थी। अभी जम्मू कश्मीर में सारा मामला शांत जैसा दिख रहा है। तो चूँकि पाकिस्तान से बहुत नज़दीक पड़ता है ये भी पंजाब, और जो खालिस्तानी वाली सोच जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से एक्टिव गैंग की तरह हो गया, तो कहीं ना वो उस पर्टिकुलर एरिया को अपने कब्जे, मतलब अपने साथ ले करके कुछ लोगों को तैयार करके पूरे भारत में इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बड़ा बृहद रूप में कोई कांड करने की साजिश कर रहे हो, इसलिए वो पंजाब को
किए हैं कि वहाँ के लोगों को देंगे। इसलिए ऐसा भी लगता है कि एनआईए की भूमिका और ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि उसी के बहाने पूरे देश को 2024 का इलेक्शन भी है, तो पहले से ही लग रहा है कि उन्होंने ऐसा प्लान कर रखा होगा कि भाई पूरे देश में इस तरह की चीज़ों को फैलाना है, तो वहाँ से इस चीज़ को शुरू की जाती है। कश्मीर से ना करके पंजाब के रास्ते उस चीज़ को शुरू कर दिया गया होगा। निश्चित तौर पर देखिए, बब्बर खालसा का नाम भी इसमें आया कि किस तरीके से बब्बर खालसा से भी इसके लिंक थे अमृतपाल के, इस तरह की बात आई। और बब्बर खालसा के बारे में कहा जा रहा है कि वो K2 प्लान पे काम कर रहा है कश्मीर पर, और कश्मीर के अलावा ये खालिस्तान के मुद्दे पर। तो उस K2 प्लान के तहत कश्मीर को तो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर ही रहा है, उसके अलावा भारत में खालिस्तान की चिंगारी को छोड़कर भारत के आंतरिक माहौल को इतना ख़राब कर दो, क्योंकि बाहर से आप कुछ कर नहीं सकते हो। पाकिस्तान की जो अभी अपनी स्थिति है वो कुछ भी करने की पोजीशन में है नहीं, क्योंकि उसका तो यही हिसाब है कि अपना ही कमा खा ले तो उसका चल जाएगा, दूसरे देश पर कुछ करने का तो उसका सिचुएशन है नहीं। यहाँ पर आपको पाकिस्तान की रणनीति याद करनी चाहिए, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की। तो जो आतंकवाद में भी गुड आतंकवाद देखता हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। और भारत को खोखला करने के लिए ये एक रणनीति उसके पास है कि अगर खालिस्तान का मुद्दा उठ जाता है तो भारत अपने आंतरिक मामलों में उलझ जाएगा। और कहते भी जब आपका कद बढ़ता है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। उसी तरीके से भारत के आप जो अभी ब्रिटेन का मामला जो आया इकॉनमी के मामले में, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और G20 की अध्यक्षता आपके पास है, सबसे बड़ी चीज़ है। G20 की अध्यक्षता होने का मतलब ये आपके पास मौका है पूरी दुनिया को अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी संस्था, अपनी कल्चर, अपनी चीज़ों के बारे में बताने का। लेकिन साथ ही इसमें वो भी मौका है उन लोगों के लिए भारत को जो नेगेटिव चीज़ें भारत में कर दें, ताकि उसका मैसेज भी बहुत बड़े स्केल पर जाए। और G20 की बात जो मैं कर रहा हूँ तो अमृतसर में ही G20 का डेलीगेशन पहुँचा, और देखिए अब खालिस्तान का जो ये पूरा माहौल बना हुआ है, इसी का असर हुआ कि उसको गोल्डन टेम्पल जाना था माथा टेकने के लिए, लेकिन उस प्लान को लास्ट मोमेंट पर कैंसिल किया गया। तो इस तरह की खबरें भी आई। उसमें अभी हम जो जिक्र कर रहे थे वो निपटाने को लेकर के कि अभी पुलिस तो हालांकि इस पे कुछ आधिकारिक बयान आया नहीं है, लेकिन एक वीडियो आया था वो आपने देखा होगा जिसको लेकर कि बॉडीगार्ड वाली जो सिचुएशन से थी, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि पुलिस या तो पकड़ ली है कहीं उसको जो आई है, या उसी रास्ते पुलिस पकड़ने के बहाने ही निपटा चुकी है उसको, उसका काम तमाम कर दिया गया है। लेकिन इसलिए उस चीज़ को भी तुरंत नहीं बताया जा रहा है कि स्टेट का माहौल ख़राब हो सकता है, तुरंत चीज़ें हो सकती है कि थोड़ा सा जो उसके समर्थक हैं जिस तरीके से आप देखते हैं उबाल में आ जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो उस चीज़ को ना जैसे उसको बैलेंस करने के लिए पुलिस धीरे धीरे तह को खोलेगी, उसको जो काम करना उसने कर दिया अपना। नहीं, पुलिस जो अपना काम करती है वो अपने तरीके से करती है, क्योंकि क्रिमिनल्स को या क्राइम को डील करना जो जितना हम लोग बाहर बैठ के समझते हैं या सोचते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल होता है पुलिस के लिए उसको डील करना। तो अब पुलिस ने काम कर दिया या काम नहीं किया ये पुलिस ही को पता होगा। हालांकि वीडियो में दावा ज़रूर किया जा रहा है, वीडियोज़ के ज़रिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। एक वीडियो और वायरल हुआ था, उसमें भी ये कहा गया कि जालंधर भेज दिया है उसको, या वो पुलिस की कस्टडी में है। दावे अलग अलग तरीके के हैं। अब अगर इसको फिल्मी स्टाइल से सोचोगे कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया अब तक 56 स्टाइल में, और उसके बाद उसको अंडरग्राउंड करके गायब कर दिया, अब ऊपर लोगों को बता रही कि सब जो है ओके है और सब शांत रहो, और थोड़े दिनों में लोग जो है, क्योंकि दावा वीडियो में ये भी किया जा रहा है कि कुछ दिनों में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि और वैसे भी अमृतपाल जो है इतना बड़ा कोई वो शख्सियत नहीं है जिसको लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे। उसके बाद पुलिस के बाद मौका हो जाता है सब चीज़ों को हैंडल करने का। तो इस तरह के दावे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कैसे काम करती है, बहुत सारी चीज़ें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के मुँह से सुनी होंगी कि अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है, और अभी उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बारे में अगर आपने ज़्यादा जानकारी दे दी तो जिन लोगों के पीछे हैं आप, अब वो अमृतपाल मरा है नहीं मरा है तो नहीं पता, लेकिन पुलिस जो आधिकारिक बयान दे रही है हम तो वही मान के चलेंगे, और वही मानना भी चाहिए कि वो भगोड़ा है। तो अगर पुलिस अपने ऑपरेशन की जानकारी दे देती है किसी को तो उसके ऑपरेशन में आगे जाके खलल पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जानकारी रुकती नहीं है, बहुत जल्दी सर्कुलेट होती है। तो स्पेकुलेशन लोग इसमें कर रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है, उसको भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। बाद में पुलिस कहती रहे कि भाई वो तो भाग गया, हमें नहीं पता, हम तो ढूंढ ही रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, भाग गया, नेपाल भाग गया, कहीं भी भाग गया। वो इस तरह के कयास आप लगाते रहिए, लेकिन आधिकारिक बयान यही है पुलिस का कि वो अभी भगोड़ा है, और पुलिस ने NSA लगा दिया है। NIA की एंट्री की बात हो रही है। हाँ, NIA की जो बात मैं कर रहा था आपसे वो बात बीच में रह गई। NIA के पास ही अधिकार होते हैं कि वो किसी भी राज्य में जाकर पूछताछ कर सकती है, किसी राज्य से उसकी सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर भी जाकर पूछताछ कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। दायरा बढ़ जाता है और NIA की रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को होती है, तो डायरेक्ट इसमें अमित शाह की एंट्री हो जाएगी। अगर ये मामला NIA को ट्रांसफ़र होता है तो फिर उस केस में ये होगा कि डायरेक्ट अमित शाह के अंडर में ये मामला हो जाएगा। हालांकि अभी भी अमित शाह इसमें अपनी नज़र ज़रूर बनाए होंगे
क्योंकि जो ऑपरेशन पूरा ये किया गया अभी तक का, उसमें भगवंत मान अमित शाह से मिले और उसके बाद ही सब चीज़ें जो है इतना फास्ट हुई। क्योंकि जो आपकी जो CRPF की जो कंपनियां हैं, जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है, वो भी इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगी हुई हैं। लेकिन जो पुलिस की बात है, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर उनको लग रहा है कि अमृतपाल भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा, तो पुलिस अपना काम करेगी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो सिटीजन्स हैं, जो राज्य के नागरिक हैं, वो सुरक्षित रहें और उनके उस पर कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो वो उस हिसाब से उनको जो बेस्ट लगा वो उन्होंने किया। लेकिन फिलहाल आधिकारिक बयान यही है कि वो फरार है। पुलिस का जो मेन रोल है ना, ये जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी स्टेट के लिए या देश के लिए कि भाई सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना रहे। अभी मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था, निपटा देना और वो उसका क्या कहते हैं, फरार चल रहा है, मतलब बेसिक लेवल पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो पुलिस अपने तरीके से उसकी व्यवस्था कर रही होगी, जो भी कर रही होगी, लेकिन वो खैर वो पुलिस का मामला क्या है। स्पेकुलेट क्यों करें? हाँ, हम उस पर डायरेक्टली नहीं, हम सकते हैं। जो बोलेगा वही आधिकारिक जो बयान रहेगा उसी पे हम लेकर चल सकते हैं उसको आगे। तो अब कहीं ना कहीं पूरे इस मामले में लगातार डेली कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति रह रही है, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कल आपने देखा ही पूरे दिन क्या चला, क्या ड्रामा। नहीं, अब जो उसमें खबरें निकल कर देखिए ना, एक खबर आई है कि अमृतपाल अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा था। हाँ, बंदूकों पर बाकायदा जो है वो AKF करके, खालसा फोर्स करके लोगो लगा हुआ है, एक तरीके से ड्रेसेस पर AKF करके बाकायदा वो अपनी फोर्स तैयार कर रहा है। भाई फोर्स किस लिए बन रही थी? हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, गोलियों का जखीरा बरामद हुआ है, 100 से ज़्यादा गोलियां बरामद हुई हैं। उसके बारे में भी कहा जा रहा है अमृतपाल ने अरेंजमेंट किया था। कहाँ से अरेंजमेंट किया था? कौन है इसके पीछे? फॉरेन फंडिंग की बात आ रही है, 30 करोड़ से ज़्यादा की फॉरेन फंडिंग हुई, विदेशों से पैसा आया है। इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होना था, कैसे होना था, ये सारी चीज़ें। तो अब कोई आदमी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो सारी तैयारी कर ले, उसके अपने मकसद में अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाए, फिर आप उसे रोकने जाए और उसके बाद जो लॉस हो वो उसका स्केल बढ़ जाए, बड़े पैमाने पर लॉस हो। कम से कम अमित शाह के रहते तो ये नहीं दिखता। फिलहाल आपको क्या लगता है, अमृतपाल जिंदा है या मारा गया? इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VK न्यूज़, राष्ट्र का नाम। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।